अस्पतालों को अब टारगेट किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें अब बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं, दावा वो ये कर रहे हैं कि तेहरान के आसमान पर इजराइल का पूरा नियंत्रण है और वो ईरान के मिसाइल ठिकानों पर लगातार हमले जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि पूरा इजराइल एकजुट होकर युद्ध लड़ रहा है और इसमें उनकी जीत निश्चित है। אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלבי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה להגיש סיוע לכל מי שנפגע. בד בבד נמשכת הלחימה העצימה ברצועת עזה. אנחנו מחויבים להמשיך ולהשיג את שתי המשימות, הכרעת החמאס והחזרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. אנחנו לא מרפים מזה, אנחנו נמשיך עד שנביא את כולם ועד שהחמאס יוכרע סופית. अब ये तो बता रहे हैं कि हम लगातार हमला कर रहे हैं, बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के तेहरान शहर पर हमने जो हवाई उसका स्पेस है उस पर कब्जा कर लिया है, ये तमाम बातें बताई जा रही हैं। लेकिन अभी सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि नेतन्याहू के तो इरादे बड़े साफ हैं, खामेनेई के इरादे बड़े साफ हैं। इस जंग में अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या डायरेक्ट अटैक करेगा अमेरिका, क्या डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा इस लड़ाई में, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। फिलहाल खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक के लिए मंजूरी दे दी है, यानी तय हो गया है कि अब अमेरिका भी जंग में कूदेगा। माना जा रहा है कि शनिवार तक अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। हालांकि अटैक कब किया जाना है इसका आखिरी फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद लेंगे, लेकिन वो कह क्या रहे हैं ये आपको सुन लेना चाहिए। No, it's just something that people talk about having. We're the only ones that have the capability to do it, but that doesn't mean I'm going to do it at all. Yeah, we have the best military equipment in the world. You see that with this fight. We have planes that are undetectable, flying around like, nobody's able to see them stealth. You guys want to be stealthy tonight. You can be stealth, you'll never lose, right? But these are incredible planes and weapons. We have the best weapons in the world. By far, nobody close, and certain countries take advantage of that. Israel has incredible weaponry, so we'll see what happens. I've been asked about it by everybody, but I haven't made a decision. तो मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है, सरेंडर के लिए बार बार खामेनेई को कह रहे हैं। और जानकारी यह है कि अटैक के लिए जो तमाम तैयारी हैं वो अमेरिका ने कर ली है। अब इस बयान से वोरा सर क्या उम्मीद जताई जाए, ये ट्रंप क्या करने वाले हैं, ट्रंप के बयान क्या बता रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके साथ जब होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़े से एक डिप्लोमेट को और बुला लिया करिए। आपने 3 फौजियों को बुलाया और एक राजदूत को। नॉट फेयर, नॉट फेयर, नॉट फेयर, ये मेरा प्रोटेस्ट है। मुझे आपने जो कहा है ना डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या करने वाला है, बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। जो अभी बताया गया है बिल्कुल सही कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी में भी फूट पड़ गई थी कि जाना चाहिए, जंग में कूदना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए, लेकिन अब वो कुछ हद तक बंद हो रही है। ईरान ने जो अस्पतालों पर हमला किया, मैम लेट मी टॉक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट। आपको याद है जब गाजा पे अस्पताल इजराइल की कुछ बॉम्बिंग हो गई थी गलती से, तो जितने ये जिहादी इस्लामिक देश हैं, ओए क्या हो गया, किसी ने मुंह खोला है कि इजराइल पर के अस्पताल पर हमला हुआ है, वहां के मरीजों को मारा गया? सब शांत बैठे हैं। ये दोगलापन हमको बिल्कुल पसंद नहीं। और मैम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, दोनों सूडान के थे। एक डिनर जहां पे वो महमूद अहमदीनेजाद जो उस समय ईरान के राष्ट्रपति थे, डिनर पे बैठे हुए जब खड़े होकर भाषण देते हैं, ऑफिशियल डिनर में था एज योर एम्बेसडर, कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को इस दुनिया से मिटा दो। आई वॉकड आउट, शोर मचा के नहीं, चुपचाप से। और दूसरा, ये पैलेस्टाइन का जो नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो सब लोग वहां ताली बजाने लगे। मैंने कहा ताली किस बात की? कि अभी खबर आई है जी 3 इजरायलीज को मार दिया हमने। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते। तो अगर नेतन्याहू लड़ेगा, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज, अगर ज्यादा जोर उस पर पड़ा मैम,
हम जानते हैं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर उसका प्रयोग किया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ ये जो जिहादी तंजीमें हैं, ये लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब ट्रंप साहब कूदेंगे कि नहीं, मैम इतना कुछ वो कह चुके हैं, इतना उन्होंने इजराइल के बारे में कहा है, बंकर बस्टर बॉम्ब देंगे, ये करेंगे 100%। और ये मुल्ला मुनीर को जो बुलाया था वो इसीलिए है कि उस बॉर्डर के थ्रू ईरान पाकिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर है, और उसका प्रयोग करेंगे, बेसिस का प्रयोग करेंगे। और फिर बागराम एयरबेस अफगानिस्तान मत भूलिए, अमेरिकी वापस चले गए हैं वहां पर, और जो सामग्री छोड़ के भागे थे तालिबान तो उनका चौकीदार था कि संभाल के रखिए, आपको पैसा देते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम उसका प्रयोग करेंगे। मेरा मानना है कि एयर अटैक्स अब अमेरिका करेगा। अब देखिए तैयारी क्या है, ये जरा इस मैप से हम समझा देते हैं कि अमेरिका अगर घिर रहा है या अमेरिका की चर्चा अगर हो रही है, तो अमेरिकी बेस से कैसे जो पूरा ईरान है वो घिरा हुआ है। अब देखिए इधर कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यहां अमेरिकी बेस हैं जिससे ईरान घिरा हुआ है। इधर जॉर्डन ले लीजिए आप, और इधर मिस्र ले लीजिए, यहां सऊदी अरब, और ईरान जो है वो इन जो अमेरिकी बेस हैं उससे घिरा हुआ है। अगर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं, अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं या डायरेक्ट अमेरिका इस फाइट में कूदता है, तो आप समझिए कि कितना नुकसान ईरान को पहुंच सकता है। और इसीलिए बार बार वो ये कह रहे हैं कि खामेनेई को सरेंडर कर देना चाहिए, खामेनेई को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन खामेनेई अभी सरेंडर करने के मूड में है नहीं। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो इलाका है, जो ईरान है, वो घिरा हुआ है इन बेसिस से। इराक में इरबिल असद एयरबेस पर अमेरिका के 2000 सैनिक हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के फाइटर जेट्स और 35,000 सैनिक तैनात हैं। कुवैत की अगर आप बात करें तो कुवैत में 5,000 मरीन कमांडो और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त कर रहे हैं। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट्स की रिफ्यूलिंग की बड़ी फैसिलिटी मौजूद है। जॉर्डन के अम्मान में, यानी यहां अगर जॉर्डन की आप बात करेंगे तो जॉर्डन के अम्मान में भी 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, जबकि यूएई में नेवल, आर्मी और एयरफोर्स के 3 बेस हैं। यानी यहां पर भी अच्छी खासी तादाद में अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई, बहरीन में भी अच्छी खासी तादाद में, कुवैत, जॉर्डन, और अगर अमेरिका डायरेक्ट फाइट में कूदता है तो ये सारे जो बेसिस है, इससे कितना नुकसान अब ईरान को पहुंचेगा। दत्ता सर ये तो आप ही बता सकते हैं, चारों तरफ से ईरान को घेर लिया। अब बार बार कह भी रहे हैं, अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, कि कुछ भी होगा, मैं कुछ भी करूंगा, हमने फैसला तो ले लिया है। ये सब अमेरिकन बेसिस हैं। इजराइल का भी बाद में मैप दिखा दीजिए किस तरह से वो घिरा हुआ है अरब देशों से, और अकेला वो लड़ रहा है। जी सर। प्राची देखिए, ऐसा है, दुनिया का अगर सबसे वॉलेटाइल और हॉटस्पॉट है वो ये इलाका है, वो रशिया यूक्रेन नहीं है। यहाँ पर जो ईरान का लोकेशन है, आप एक तरफ अरेबियन सी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ और जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान, पूरा जो ऑयल फ्लो है जो हमारे पूरे ये मिडिल ईस्ट से निकल के जाता है, दुनिया के अलग अलग देश रहते हैं, चीन भी इसका बहुत बड़ा ग्राहक है। तो अगर यहाँ पर कोई घटना घट जाती है, वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। और आपको मालूम होगा जो लाल सागर में तो जो हुतियों ने जो गदर मचाया था, अलग अलग पूरी शिपिंग के ऊपर हमला कर रहे थे, उसके चलते पूरी शिपिंग को एक पूरा लंबा रास्ता तय करके इंडियन ओशन के नीचे से होके जाना पड़ रहा था। तो ये एक बड़ा वॉलेटाइल इलाका है। दूसरा, एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि बॉम्बिंग अलोन से आप किसी का तख्ता नहीं पलट सकते हैं। आपको फाइनली बूट्स ऑन इजरायली स्पेशल फोर्सेस भी आए, तो जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके जाएंगे तो आप ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा मुल्क है, आप उसको घुटनों पे नहीं ला पाएंगे। और आप ये भी मत भूलें कि रूस ईरान के साथ खड़ा है, चीन ईरान के साथ खड़ा है, और ईरान ने भी रूस की पूरी जंग में, जब ये यूक्रेन की जंग जो अभी लगी हुई है, जहाँ पर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन के पीछे, अमेरिका उसके पीछे, नेटो उसके पीछे, और मदद करने वाले कौन थे? ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो ये आप मत भूलिए, अगर मान लीजिए इन्वॉल्व हो जाता है अमेरिका ईरान के अंदर, बूट्स ऑन ग्राउंड होता है, तो ये उसी प्रकार फंस जाएंगे जैसे अफगानिस्तान में फंस गए थे। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमें सहानुभूति है ईरान के साथ भी और इजराइल के साथ भी, दोनों हमारे मित्र देश हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जंग किसी के साथ भलाई नहीं करती है। जंग इज अ डर्टी गेम। जंग के अंदर नुकसान होता है, तबाही होती है, लोगों की मौत होती है, और फाइनली कोई विनर नहीं होता है इसके अंदर। आपने जितनी जंगें आप देख लीजिए, फाइनली क्या है,
यहाँ तो बिल्कुल कैप्चुलेट कर दिया जाएगा और यहाँ फिर नेगोशिएशन से वो जंग बंद होगी। जी। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, और जब भी फाइनल सोल्यूशन कोई होगा वो नेगोशिएशन से ही होगा। आप अगर रिजीम चेंज करते हैं तो दूसरी रिजीम कौन सी आएगी? दूसरी रिजीम आएगी तो क्या आपके साथ रहेगी वो? क्या उसका अपना रवैया नहीं चेंज हो जाएगा उसके बाद? तो अगर हम बोले वो पहले शाहराजा पहलवी की सरकार थी, क्या वो फ्रेंडली थी?